नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो यही रात अंतिम, यही रात भारी। कल मध्य प्रदेश के तकरीबन 5 करोड़ 61 लाख मतदाता बता देंगे कि 2533 उम्मीदवारों में से उन्हें कौन भा गया। इतने प्रत्याशी अपनी किस्मत चुनाव मैदान में आजमा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए यह चुनाव करो या मरो की शक्ल में था और है। कांग्रेस के लिए इसलिए क्योंकि यदि इस बार कोई चूक हुई तो पार्टी का एमपी में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ जाएगी। जाहिर है कि कई सालों से सत्ता से बाहर रहा कार्यकर्ता भी अगले 5 साल तक कंधे ऊंचे रखने का हौसला तो नहीं रख पाएगा। बीजेपी के लिहाज से यदि देखें तो यहां कई बड़े बड़े नेताओं का भविष्य दांव पर है। भले ही बीजेपी ने सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ा हो, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हार मानने वाले योद्धा तो नहीं है। पार्टी लाइन से अलग उनका व्यक्तिगत प्रचार तंत्र उन्हें अभी भी भावी मुख्यमंत्री के तौर पर वीडियो बना बनाकर प्रोजेक्ट कर ही रहा है। ताकतवर केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के भविष्य की भी नई इबारत यही चुनाव लिखेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एमपी का चुनाव दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की लोकप्रियता के ग्राफ को भी नए सिरे से परिभाषित करेगा। तो कुल मिलाकर यह चुनाव भले ही स्थानीय प्रत्याशियों के चेहरों पर हो रहा है, लेकिन दांव पर लगे हैं दिग्गज। हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे सिर्फ एक अपील करेंगे कि जो भी दल, जो भी नेता, जो भी विचारधारा आपको पसंद आए उसे वोट करें, लेकिन वोट करने जाएं जरूर। घर से निकलिए और भरपूर मतदान करिए। बहुत सारे सवाल हैं आज कल होने वाले मतदान को लेकर। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद भी है जिसके पास सारे सवाल लेकर जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो लोकतंत्र के यज्ञ की पूर्ण आहुति का दिन है। एमपी में कल शाम 6 बजे तक मतदान होगा और कुल 2533 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। तकरीबन 25 दिन चले इस चुनाव प्रचार में दोनों ही दलों ने भरपूर ताकत झोंकी। पहले धर्म, सनातन और जातिवाद पर जोर रहा, फिर भ्रष्टाचार, विकास, मुफ्त की योजनाएं आईं और सभी प्रमुख दलों ने आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे पर भरपूर किए। कल शाम तक लगभग 5 करोड़ 61 लाख मतदाता ये बता देंगे कि कांग्रेस और भाजपा में से किसका प्रचार उसे पसंद आया या किसकी नीतियां उसके मन को भा रही हैं। अभी भी दावे तो दोनों तरफ से इसी बात के हो रहे हैं कि हम भारी मतों से जीत रहे हैं। पहले सुनिए कांग्रेस के दावे को। देखिए, जब भी कोई बड़ा नेता प्रदेश के दौरे पर आता है, बड़ी लीडरशिप आती है, निश्चित तौर पर उससे जनता कनेक्ट होती है। राहुल जी, प्रियंका जी ने, खड़गे साहब ने खूब सारे दौरे किए और कमलनाथ जी ने भी 60 से ज़्यादा सभाएं की पिछले 2 महीने में। तो आप देखें कि इसका निश्चित तौर पर जनता के मानस पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और पड़ा भी है। जनता पूरी तरह से कांग्रेस से कनेक्ट हुई। हम अपनी बात जनता के बीच जाकर बड़े अच्छे से रख पाए। भाजपा ने चुनाव में जाने की शुरुआत आंशिक झिझक के साथ की थी। पहले तो किसी का नाम आगे नहीं किया और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। बाद में जिन्हें चुनाव संचालन का जिम्मा दिया गया, उन्हीं में से प्रमुख नामों को चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया गया। शुरू में वे दावे करते रहे कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के लिए भेजा गया है, लेकिन बाद में वे अपने इलाकों में ऐसे उलझे कि अपना सिरा ही सुलझाते रहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि शुरुआती दौर में पीछे दिख रही भाजपा ने तेजी से अपने संभावित नुकसान की भरपाई की, मगर ये निर्णायक हो पाएगी या नहीं, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। अभी इनके भी जीत के दावे क्या हैं, ये सुनिए। बड़े नेता यदि दौरे करते हैं, प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के दौरे पर, जैसा मैंने कहा कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ होता है। आपका वो नेता जो आज हम प्रधानमंत्री जी की बात करें, जो भारत का मान बढ़ा रहा है, यदि वो जनता जनार्दन के बीच है, अपनी बात रख रहा है, तो उसका लाभ मिलता है। और आप यदि तुलना करेंगे तो बीजेपी के नेताओं की सभाएं 700 साढ़े 700 सभाएं, दिल्ली के प्रधानमंत्री जी की बात करें, बाकी सभा की बात करें, कांग्रेस 300 के नीचे सिमट गई। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता तो छोड़िए, नेता भी नहीं थे जो सभा कर सकते। इस बार के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही
कई मुद्दे जनता की ओर ताकत से उछाले जरूर, लेकिन वोटर्स की या तो उदासीनता या फिर उपेक्षा, जो भी वजह रही हो, उसने मुद्दे यथावत लपके नहीं। यही कारण है कि आए दिन दोनों तरफ से एक नया मामला सामने आता। आयु उसकी 2-3 दिन की होती और फिर एक नया मुद्दा आ जाता। तो भारी मेहनत और धूल मिट्टी में सने सभी दलों के प्रत्याशियों के लिए तो आज यही कहा जा सकता है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। ब्यूरो रिपोर्ट, BST। सबसे पहले उन मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है भूपेंद्र गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। भूपेंद्र जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है राम डांगोरे, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और MLA भी हैं, स्वागत है राम जी का। और तीसरे मेहमान है दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र जी, क्या कह रहा है गणित? कल तो तय हो जाएंगी चीजें, सब कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं? नहीं, बहुत अलग है और जनता जो है पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का कुशासन खत्म होने वाला है। 18 साल की जो लूट है, 18 साल का जो झूठ है, 18 साल का जो दुर्व्यवहार है जनता का, अब तो जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार है, जो दुराचार का युग है, जो अपहरण का बच्चियों का युग है, ये सारे युग समाप्त। जी, एक बार राम जी का रुख कर देते। राम जी, क्या उम्मीद, क्या लग रहा है आपको? सब कुछ, इतनी मेहनत जो की आपकी पार्टी ने, सब फलीभूत हो जाएगी कल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पुनः सशक्त रूप से बहुमत के साथ में पुनः सरकार बनाएगी, क्योंकि इतनी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और साथ ही लगातार पूरे 5 साल हमने काम किया है। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व लगातार जनता के बीच में जाकर के सभाएं करके अपनी बात रखने में सक्षम रहा है। अगर सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच में अगर देख लिया जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 160 सभाएं करी और कमलनाथ जी उनके बदले आधी सभाएं भी करने में सक्षम नहीं पहुंचे और ना ही इनके कोई बड़े लीडर्स ज्यादा आए। मात्र प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी और खड़गे जी, इनके अलावा कोई दौड़ने वाला नहीं था। और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व, हर सीट पे 2-2, 3-3 बड़े नेता अलग अलग सभाओं के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचे, कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे। हमारी सफल रणनीति थी और व्यवस्थित रणनीति के सफल थी कि नहीं, ये अब हम 3 को बात करेंगे। राम जी, माफ कीजिए, रोकूंगा, दिनेश गुप्ता जी को इन करता हूं। दिनेश जी, ज्यादा मुश्किल किसके लिए रही इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान? कल तो खैर मतदान हो जाएगा, कल बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, भले नतीजा 3 को आए, लेकिन रुझान तो पता चल ही जाता है। दिनेश जी, जिसको होने का डर होता है सबसे ज्यादा चिंता उसी को होती है। सरकार होती है वो सबसे ज्यादा चिंता में होता है। सरकार चली गई फिर क्या होगा? आप देखिए कि इस बार मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है प्रवीण जी कि 3 साल से चुनाव चल रहा है। 3 साल से केवल चुनाव की तैयारी चल रही है। ये तो जो कल वोटिंग है वो 3 साल के चुनाव के बाद जो वोटिंग होनी है, जो भारतीय जनता पार्टी उसके नतीजे वोटर क्या करते हैं। और जो फ्री विलेज का कंसेप्ट आया है, ये इस पर भी एक वोटिंग का मामला है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में इस तरह कभी देखा नहीं कि दोनों राजनीतिक दल जितनी बातें अभी भूपेंद्र जी कर रहे थे ना कि बच्चियों का अपहरण, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन आप अल्टीमेटली आपका मुद्दा क्या था? अखबार में बड़े विज्ञापन क्या छप रहे हैं कि आप कैसे जो है कितनी चीजें, कितने पैसा आप महीने का लोगों को देंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर या डेवलपमेंट, इन सब चीजों का तो कोई मुद्दा है ही नहीं ना। जब आपको केवल बोली लगाना है वोटर की, तो जो ऊंची बोली लगाएगा, जितनी ऊंची बोली उसको वोटर को लगेगी कि मेरी बोली इतनी लग गई है, अब इसके आधार पर वोट देना है, तो बाकी जिसने कम लगाई है उसको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि वोटर उसके पक्ष में तो फिर वोट नहीं करे। ठीक बात है। एक बार भूपेंद्र जी को इन कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, जो आपने दिनेश जी की बात सुनी उसका जवाब भी मैं आपसे चाहूंगा, और एक एड ऑन मैं कर देता हूं कि बड़े नेताओं की रैलियों से आपको लगता है कि फायदा हुआ होगा? देखिए, जो रैलियां हैं ये तो एक प्रतीक होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के 230 विधायक दूसरे राज्यों से इन्हें बुला के एक क्षेत्र में लगाए थे। उनकी हालत ये थी कि घर से नहीं निकल पा रहे थे।
वो जो है उनके ये जो जनता का मूड है, ये जो जनता का रुख है, ये बात की समझ है। ये राष्ट्रभक्ति के नारे लगाते हैं और 10-10 हजार करोड़ रुपया इधर से उधर करते हैं, गांजे की खेती दूसरे देशों में जाके करते हैं। ये जो लूट चल रही थी, ये जो जिस तरह से देश को खोखला करने की इतने कोशिश की है, ध्रुव सक्सेना नाम का इनका पदाधिकारी जो है ISI पाकिस्तान के लिए काम करता है, इनके दफ्तर में बैठ, मंत्री का लड़का जो है वो वहां पर ये जो मोदी जी एक बड़ा डायलॉग मारते थे, A और B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये जो एक्स्ट्रा 2AB कनाडा से मिलता है, ये गांजे की खेती है। ये जो 2AB आया है एक्स्ट्रा, यही है गांजे की खेती जो कनाडा जा रहा है। और ये जो है देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने वाले लोग हैं। ये देशभक्ति नाम लेके देश के साथ सौदेबाजी करते हैं। इसकी पोल अभी खुली है इस चुनाव में, और ये इनका असली चरित्र है, ये इनका असली राजधर्म है कि लूटो और गायब करो, लूटो और गायब करो। यही इन्होंने कोविड किया, यही इन्होंने अभी कर रहे हैं, और यही इनकी प्रवृत्तियां जवाब लेते राम जी। ये ठीक है सर, जवाब लेते राम जी। बहुत सारे आरोप लगाए भूपेंद्र जी ने, और मैं उसमें और एड ऑन यही सवाल कर देता हूं कि इतने बड़े बड़े नेता आपको बुलाने क्यों पड़े? तो क्या मुश्किल आपके लिए ज्यादा थी, संकट आपके लिए ज्यादा था आकलन के आधार पर? ये चुनावी समय है, और चुनावी समय में जो विपक्ष में होता है उसका काम आरोप लगाने का होता है। चुनाव के पहले जो सोए हुए थे क्या, जो चुनाव के टाइम पर भूपेंद्र जी इतनी कांग्रेस को जांच करवाइए। सर सुन लेते फिर आपकी बारी भी आएगी तो फिर वो बोलेंगे बीच में। सुन लेते हैं, मुझे बोलने दीजिए। दूसरा, ये चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में पूरी ताकत झोंकी जाती, साम दाम दंड भेद। हम केंद्र से नेता बुलाए, हम प्रदेश से नेता बुलाए, या हमारी रणनीति है, हम किसी को भी उसमें बुलाए। हमको चुनाव जीतना है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो प्रभावशील नेता है, जो हमारे स्टार प्रचारक है, वो आए और जनता को उन्होंने संबोधित किया, एक नया ऑरा तैयार उन्होंने करा। अब ये लोग नहीं कर पाए तो ये लोग सिर पर आरोप लगा सकते हैं, इसके अलावा इनके पास में कोई काम नहीं है। ठीक है, एक बार दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, दोनों आपको नहीं लगता कि जितना परखे जाएंगे कमलनाथ जी, जितने परखे जाएंगे VD शर्मा जी, जितने परखे जाएंगे शिवराज जी, उतने ही परखे जाएंगे मोदी जी, उतना ही परखा जाएगा अमित शाह जी का, जो जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, वो भी उतने ही परखे जाएंगे प्रियंका और राहुल? मतलब वो भी दांव पर हैं इस MP के इलेक्शन में। ये मोदी जी ने तो पूरा चुनाव अपने चेहरे पर लड़ा है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तो अपने चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा। वो तो बड़ा नेचुरल है, पार्टी के नेता आते हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ा जा रहा है ना। घोषणा पत्र से लेके हर जगह मोदी जी की बात हो रही है। शिवराज जी जैसा सीनियर लीडर जो 18 साल जो लगातार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, उसके चेहरे पर आप चुनाव नहीं लड़ रहे। आप यदि प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ रहे हैं तो पूरा जो भी है हार जीत का फैसला वो सब मोदी जी को उसका क्रेडिट जाना है, बाकी तो कोई तो जाना नहीं है। क्योंकि इतने सारे आपने कैंडिडेट दे दिए, इतने बड़े बड़े नेता उतार दिए, तो कहीं ना कहीं जो घबराहट थी उसी के कारण आप देख रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री जी हर दिन मध्य प्रदेश में 2 से 3 सभाएं उन्होंने की। और आप एक राज्य के चुनाव में यदि इतना भारी भरकम आप यदि लगाएंगे नेताओं को, तो इससे पता लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग थी। यदि आपको हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2, 4-4 नेता लगाना पड़ रहे हैं, तो कार्यकर्ता आपका कहीं ना कहीं जो था वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी। अन्यथा मध्य प्रदेश तो वो राज्य था कि यहाँ के लोग दूसरी जगह चीजों को संभालने जाते थे। यहाँ आज कार्यकर्ता उदासीन था, तो फिर जो है आप कैसे लड़ सकते हैं? आप जबलपुर में हमने देखा क्या दृश्य उपस्थित हुआ था। तो ये केवल कांग्रेस में होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये कब हुआ? जब मोदी और शाह साहब का चेहरा है। भूपेंद्र यादव जब यहाँ बैठे थे, अश्विनी वैष्णव जब यहाँ बैठे थे, जबलपुर में तो भूपेंद्र यादव मौजूद थे। हाँ, उनकी मौजूदगी में ये सब होता है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी में अब किस तरह की राजनीति हो रही है और किस तरह के चेहरों पर लोगों ने दांव लगाया है। राम जी, ये बात महत्वपूर्ण सवाल है, इसे और थोड़ा परिमार्जित करके आपकी तरफ लेके आता हूं कि एक तरफ तो आपने मैसेज दे दिया कि सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, माने शिवराज जी एक तरह से किनारे कर दिए, 165 सभाएं उनसे करा ली, तो फिर क्यों थकाया भैया उनको? और दूसरा, उनसे सभाएं कराई लेकिन आखिरी दिन तक आप यही कहते रहे कि नहीं ये तो मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है। तो आपको लगता है कि बड़ा दांव लगा दिया आपने इतने बड़े चेहरे को यहाँ MP में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और कांग्रेस की कार्यशैली में जमीन आसमान का अंतर है।
दूसरा, राजनीतिक परिदृश्य जितनी तेजी से पूरे विश्व पटल पर और इस देश में और स्टेट में जो चेंज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को तेजी से अपग्रेड करती चली जा रही है। हम ऐसा कोई अवसर नहीं चूकना चाहते कि जिससे सरकार बनाने में हमको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। मोदी जी लग रहे हैं, मोदी जी को भी हम लोग बुलाते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी लग रहे हैं, उनको भी बुलाते हैं। मैं अपनी बताता हूं, मेरा टिकट कट गया लेकिन मैं 4 जिलों में काम कर रहा हूं, अपने क्षेत्र में भी काम कर रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो भारतीय जनता छाया जी को मदद कर रहे हो, मतलब आप वहां से स्ट्रेटेजी है, अपनी स्ट्रेटेजी है, वो अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। हम ये कांग्रेसियों से पूछ करके अपनी रणनीति नहीं बनाएंगे, हम अपनी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं और हम सफल होंगे। 3 तारीख को चुनाव परिणाम सबके सामने हो जाएंगे। भूपेन जी, ये योजनाबद्ध तरीके से शिवराज जी को किनारे किया, भाई इनकी रणनीति थी, इसीलिए उन्होंने मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा। अब आप लोग परेशान हो रहे थे कि बताइए 18 साल के मुख्यमंत्री को क्यों किनारे कर रहे हैं, बता रहे हैं ये कि रणनीति का हिस्सा है और गवर्नमेंट फिर भी बना लेंगे। भूपेन जी, तो बातें तो ये हैं कि इनने तो जो है शिवराज सिंह के चेहरे को बाहर किया। जब बाहर किया और पूरी तरह से उसको जो है धकेला स्टेज तक पे, उसको पूछा नहीं, उसके बाद जो है ये तो शिवराज सिंह की हिम्मत थी कि इनकी पहली गारंटी तो फिर शिवराज सिंह ने कर दी कि मोदी चाह रहे शिवराज सिंह जी आउट हो जाए, और शिवराज सिंह ने मंच छीन लिया है। आज बाद में मोदी जी को उसकी बातें करनी पड़ रही, उनके राजकाज की बातें करनी पड़ रही, तो शिवराज जी ने इनकी पहली गारंटी फेल कर दी। दूसरी जो है, इस देश में इन गारंटी देने वाले ये किस मुंह से गारंटी दे रहे हैं? क्या 15 लाख रुपए दे दिए इन्होंने खातों में? क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी? यही तो मोदी की गारंटियां थी। ये 40 रुपए लीटर का पेट्रोल देने वाले थे, ये 30 रुपए किलो जो है शुद्ध घी देने वाले थे। उत्तर प्रदेश में गारंटी दी थी, कौन सी गारंटी पूरी की है? आपने इस देश को बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि 3 लाख इंडस्ट्री बंद हो गई। ये गौरव की बात है कि ये शर्म की बात है? ये जो चीज इनको देश को समझाने के लिए अब जरूरी हो गई है। आज जो परिस्थिति देश के अंदर है, वो परिस्थिति ये है कि एक व्यक्ति अपनी सनक में पूरे देश को डुबा देगा। आप कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था की बात है, देश के नैतिक साहस की बात है। ये जो स्क्वायर एबी के साथ जो एबी एक्स्ट्रा आ रहा है, इस एक एबी पर जवाब ये क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, अब ये दोहरा हो गया सर। पहुंच गए वहां पर। एक बार दिनेश जी को इन कर लेते हैं, एबी स्क्वायर पे फिर कभी बात कर लेंगे। दिनेश जी को इन कर लेते। मेरी बात पूरी हो जाने दे, बोल दीजिए जल्दी सर, जल्दी। ये सभाओं की राजनीति नहीं है, ये 200 और सभाएं कर लें, उसके बाद भी ये चित्त मिलेंगे अखाड़े के अंदर। ठीक है, चित्त मिलेंगे अखाड़े के अंदर। 2-3 को अपन सब बैठेंगे सर, फिर बात करें। एक बार दिनेश जी को इन करते हैं। आपकी अपील नहीं है? ठीक है दिनेश जी, एक यही सवाल के आपने घोषित किया, बीजेपी के संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने घोषित किया। आप बस सर वक्त है सर, अभी आ जाऊंगा, अभी तो एक आध राउंड और है वक्त। तो दिनेश जी, जो इन्होंने घोषित किया सीएम को पीछे करके और ये करके भाई सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर लड़ेंगे, मैं भूपेन जी की बात से आंशिक तौर पर सहमत हूं कि उन्होंने चैलेंज कर दिया। 165 अगर मैं गलत नहीं हूं, ये 150 कह रहे थे राम जी, लेकिन मेरी सर्वोत्तम संज्ञान के हिसाब से 165 उन्होंने सभाएं और रैलियां करी, सबसे ज्यादा, सभी नेताओं से ज्यादा। वो उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो लगातार आज दिनांक तक ट्विटर पर ही कह रही मामा आएंगे, फिर से मामा मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कैसे देखते हो आप दिनेश जी? देखिए, जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो फिर मामा ही आएंगे। आप ये तो लोगों को कंफ्यूजन पालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जिसके कारण से आएंगे वो लाडली बहना योजना, जिसको आखिर में प्रधानमंत्री जी को भी कहना पड़ा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जो है उनको लेकर लोग अट्रैक्ट हैं। तो ये क्रेडिट तो शिवराज सिंह चौहान को ही जाएगा, भले ही आपने कुछ भी किया हो। लेकिन समस्या ये है कि लाडली बहना से अच्छी जो योजना थी वो नारी सम्मान योजना, जिसमें वो ज्यादा पैसे दे रहे थे, वो एबी में उलझी हुई है कि एबी A+B और इसी में उलझी हुई है। तो जो अभी पूरा फॉर्मूला लगाओगे भूपेन जी वाला? हाँ। तो देखिए, जब मोदी की गारंटी थी, आप बताइए 100 रुपीज वाला जो पेट्रोल की बात जब हुई थी कि जहां भी भाजपा शासित राज्य हैं 500 रुपए से नीचे पेट्रोल है, क्या कांग्रेस इस बात को कह पाई? क्या वोटर को बता पाई क्या कि साहब कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं आप? तो कांग्रेस की जो पूरी स्ट्रेटजी थी वो खुद भी भ्रम में थी, काउंटर कर रही थी, केवल काउंटर कर रही थी, इनके बात काउंटर कर रही थी। और आप देखिए ना, जो पहले तो कांग्रेस अपने एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी को ले आई थी, लेकिन बाद में वो खुद भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे चली गई। ऐसी ऐसी चीजों पर वो उसने फोकस किया ताकि उसके मुद्दों पे उसने बात ही नहीं की कि वो किसानों को यदि वो 5 हॉर्स पावर तक की मोटर पर बिजली मुफ्त दे रही है तो ये बड़ा मुद्दा था।
कांग्रेस किसानों के बीच में लेकर नहीं जा पाई। भूपेन जी, आप अपना कोई एजेंडा सेट कर पाए? आपको इस बात को लेके आप इत्मीनान है क्या कल वोट डलने वाला है कि हाँ आपने अपना पूरा एजेंडा लोगों के मानस में पेवस्त करा दिया, या फिर आप जैसे दिनेश जी कह रहे हैं कुछ हद तक मैं आंशिक तौर पर सहमत हूं कि काउंटर करने में ज्यादा वक्त लगा दिया आपने? आप किसानों से चर्चा करिए, गांव-गांव ये चर्चा है जो अभी जो जी बोल रहे हैं। ये 25 लाख का हमारा जो स्वास्थ्य बीमा है, इन्होंने जो लूट की थी उस आयुष्मान योजना में और कोविड के दौरान पे, उसको योजना को पूरा काउंटर गाँव में इस बात की चर्चा है। ये जो है 10 लाख का हम जो दुर्घटना बीमा दे रहे हैं, हम जो 1500 रुपया 1200 रुपया हम जो सामाजिक सुरक्षा कर रहे हैं, जो 27% हम आरक्षण दे रहे हैं इन लोगों को, इसकी गांव-गांव चर्चा है। ये तो एक हमारी जाति का जनगणना से इनका हाजमा खराब हो गया है। आप हमारे एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसकी गांव-गांव में चर्चा नहीं है। हमारी पढ़ो और पढ़ाओ योजना की चर्चा हर घर में। आज हर बच्चे को इन्होंने 30,000 स्कूल बंद किए हैं। दांगोरे जी को क्या ख्याल है? सारे जो है आदिवासी क्षेत्रों में, वंचित वर्ग के क्षेत्रों में इन्होंने स्कूलें बंद की हैं। क्या उन बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? वो आपके साहब लोगों के चपरासी बनेंगे, ड्राइवर बनेंगे। ये गरीब के साथ इनने जो अन्याय किया है, जो दलित के साथ अन्याय किया है, जो उनके ऊपर जो है पेशाब करके इन्होंने उसका जो सम्मान किया है, इस सब चर्चा गांव-गांव में है। और इसका जवाब देश प्रदेश की जनता देने वाली है। जवाब देने वाली है। जो है अब राम जी को इन कर लेते हैं, पूरा वक्त दिया आपको, राम जी को इन कर लेते हैं। राम जी आपसे भी यही सवाल कर लेता हूं मैं कि आपको इत्मीनान है कि जो भी एजेंडा आप लोगों के बीच पहुंचाना चाहते थे वो पहुंच गया होगा और पब्लिक आपके पक्ष में आ जाएगी, ये इत्मीनान है? देखिए, हम लोग पूरे 5 साल विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से पब्लिक के बीच में जाते हैं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखते हैं। इनके पास में आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। कहते देश बेच दिया, देश बेच दिया। आप ये बताइए किसमें ताकत है देश खरीद लेगा? हिंदुस्तान को खरीदने की किसमें ताकत है? कुछ तो भी आरोप लगाते हैं। अदानी जी ने खरीदा, लगाते कहते हैं सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, आपके वक्त में भूपेन जी राम जी मौन रहते हैं, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। जैसे आदिवासी क्षेत्रों में सड़कें बन गई है और ये कहते हैं स्कूल बंद हो गए। सर सुन, आपकी बारी आएगी वो बोलेंगे तो शोर जैसा हो जाएगा। सुनते तो हैं क्या कह रहे हैं भूपेन जी? आप एक स्कूल बताइए आदिवासी क्षेत्र में जो बंद हो चुकी है। मैं आदिवासी क्षेत्र में मेरे लगातार दौरे होते हैं, एक स्कूल तो कोई बंद नहीं हुई, लेकिन कॉलेज, पीएससी का मिडिल स्कूल का हायर सेकेंडरी से कॉलेज, ये करने का काम जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आरोप लगाओ तो सबूत के साथ में लगाना सीखो। देखो, आपकी सरकार थी जो नौकरियां एक चिट्ठी पर लिख करके दे देती थी कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए फलाने व्यक्ति को फलानी पोस्ट पर नियुक्त किया जाता था। इस प्रकार के आपने भ्रष्टाचार किए हैं। कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, स्कीम घोटाला और न जाने कितने प्रकार के घोटाले करे। और आपके कमलनाथ तो सिख दंगों के आरोपी है और न जाने कितने घोटालों के आरोपी है आपके कमलनाथ। ऐसे व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया है जो 15 महीने भी अपनी सरकार नहीं चला पाया। ऐसा व्यक्ति अपने विधायकों को समय नहीं दे पाया और आपके विधायक आपको छोड़ करके भाग गए। आप अपने कार्यकर्ताओं को संभाल करके रखिए। आपके कैंडिडेट जो चुनाव प्रचार पर जा रहे हैं तो सर अब वक्त नहीं है कार्यकर्ताओं को संभालने का। तीसरे मेहमान माफ कीजिए, दिनेश जी को इन करूंगा। मैंने मौका भी दे दिया कि भाई दोनों भड़ास एक बार निकाल सके तो निकाले। दिनेश जी को इन करूंगा, माफ कीजिए, दिनेश जी को इन करूंगा। दिनेश जी, ये तब तय होगा जब नतीजे आ रहे होंगे। माफ कीजिए राम जी, आऊंगा आपके पास। वक्त रहा तो आऊंगा, शायद हो सकता है क्लोजिंग के लिए आने लायक वक्त रहे, अभी पक्का नहीं है। एक बार दिनेश जी को, भूपेन जी दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, ये तो हम बाद में बात करेंगे 3 तारीख को कि क्या इन बड़े नामों को उतारना ठीक था या नहीं था बीजेपी के लिहाज से, लेकिन आपको ये लगता कि उलझा के तो रख दिया, उलझ तो गए वो जिन्हें चुनाव का संचालन करना था, जिन्हें रणनीतियां बनानी थी, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में बुरी तरह एंगेज हुए। इससे सहमत हैं आप? बिल्कुल। देखिए, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई, तो आप देखिए रणनीति के मामले में ये नहीं कह सकते कि वो उनकी रणनीति फेल हो गई। उन्होंने तो अपनी एक सीट का हिसाब लगाया। 2018 में वो कहां चूके थे और उन्हें कहां अपनी सीटें बढ़ानी है। रणनीति तो बहुत अच्छी थी,
लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि उनके बड़े नेताओं के खिलाफ भी इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होगी, लोग इतने नाराज होंगे कि वो अपने संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों में उलझ जाएंगे। ये पार्टी को अंदाजा नहीं था। कम से कम इन नेताओं को भी ये अंदाजा नहीं था कि वो अभी तक उनकी जो राजनीति चल रही थी वो मोदी जी के नाम पर चल रही थी। यदि 19 का चुनाव जीत गए, 14 का चुनाव जीत गए तो वो मोदी जी के नाम पे जीते थे। उन्हें शायद ये भ्रम था कि वो अपनी खुद मजबूत नेता हैं। तो पार्टी की रणनीति तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये नेताओं ने जिस तरह से अपने आप को डिस्कनेक्ट किया था, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे राकेश सिंह जी के मामले में बहुत चल रहा है कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। तो ये आप सांसद हैं, आपके अधिकार क्षेत्र का हर विषय है। विधायक है तो आप हर विषय आपके अधिकार क्षेत्र का है। आप यदि जनता को कनेक्ट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, जनता आपको रिजेक्ट कर देगी। वो तो आप टिकट ले आए चाहे ले आए, आप भले ही बहुत सारे लोग हैं जो मोदी जी के चेहरे के बाद भी चुनाव हार जाते हो और अभी नतीजे नहीं आए हैं, तो अभी हम ये नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ नुकसान हुआ। एक बार राम, बहुत वक्त हाथ से फिसल रहा, बहुत संक्षेप क्लोजिंग रिमार्क लूंगा जरूर। राम जी, बिल्कुल इत्मीनान है ना कि कल बिल्कुल जो होगा वोटिंग वो भारी आपके फेवर में होने वाली है? पूरा विश्वास है हमको, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग होने वाली है। भूपेन जी, आप यही क्लोजिंग, इसी सवाल के साथ आपसे भी इत्मीनान पूरा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जनता को पूरा विश्वास है कमलनाथ जी के चेहरे पर, उनके क्रेडिटी पर, और जो है इन्होंने जो दुराचार किया है पिछले 18 साल में, उस पर भी जनता को पूरा भरोसा है कि ये नहीं सुधरेंगे। ठीक है सर, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मैं एक बात जरूर अपील करूंगा आप तमाम दर्शकों से कि कल को किसी भी मसले में अपना एंगेजमेंट मत रखिएगा। सबसे पहले आपको मतदान करना है, क्योंकि आपका ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोकतंत्र के सबसे सजग प्रहरी हैं, लिहाजा आपको वोट डालना चाहिए। और एक बात और, कल सारा दिन BSTV देखिए, इलेक्शन मतलब BSTV, हम आपको बारीक से बारीक कवरेज आपको बहुत इत्मीनान के साथ दिखाएंगे और अच्छे विश्लेषण के साथ। आज की चर्चा में इतना ही, कल आपसे दिन भर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए BSTV।